तो मैंने पूरा नेट पे सर्च किया था, हमारे पास जो है वो कहीं पे भी मुझे मेडिकल फिजिक्स का ऑस्पी वाइवा कहीं पे भी नहीं मिला। ठीक है, दिखने में कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन इसके वाइवा ऑस्पी से लोग रोते हुए निकलते हुए देखे मैंने। इसके बारे में आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टॉपिक कहाँ से आ जाएगा। जो इसकी बुक है ना, उसके अंदर से भी कभी वो नहीं देते हैं, वो कभी कभी सिर्फ इंटरमीडिएट की बुक से उठाकर देते हैं, हालांकि ये मेडिकल की स्टडीज़ हैं फिर भी। तो इसमें बेसिकली वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं है। जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो आती हैं, जिनसे आप पास हो सकते हैं अगर पढ़ के जाएँ तो, वो सारी मैं बता रही हूँ यहाँ पे। इससे बाहर आपका वाइवा नहीं जाएगा। एडिशन हो सकती है इसमें एक आध स्टेशन की, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। वो चीज़ें पढ़ के जाएंगे, ये वाली चीज़ें। तो आप किसी भी साल के हैं, नए हैं, पुराने हैं, इस वीडियो को 10 साल बाद देखें, जब भी देखें, आपका वाइवा सेम रहेगा, ऑस्पी भी सेम रहेगी, क्योंकि अभी तक मजीद किसी ने कोई इजादात की नहीं है जिसके अंदर चेंजेस हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं वाइवा के अंदर। एक स्टेशन पे आपसे परफॉर्म करवाते हैं और 2 स्टेशन पे एक स्टेशन पे आपसे पूछते हैं। जो पहला स्टेशन होगा ना आपका, उस पे आपसे वो पूछेंगे सिर्फ सवाल जवाब के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पूछेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूछेंगे। ये आपका पहला स्टेशन है। इसमें क्या पूछेंगे वो मैंने यहाँ पे सारे नोट्स बनाए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दूसरा वो पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बेटा, ये बता दें। और वहीं पे ही आपसे परफॉर्म करवाएंगे, आपको देंगे कैपेसिटर्स और बोलेंगे बेटा इनको जो है ना वो सीरीज़ में और पैरेलल अरेंज करके बता दें। और हो सके तो आप इसके थोड़े से बेनिफिट्स भी याद करके जाइएगा, नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। तो मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। अब ये 30 नंबर का हमारे यहाँ पर जो है एक स्टेशन होता है, तो आपके 60 नंबर 2 स्टेशन के पूरे हो गए। 60 नहीं भी लेते हैं, रोते धोते 30-35 भी ले लेते हैं, तो बाकी आप हॉस्पिटल में क्लियर करके 50 से तो ज़्यादा ही ले लेंगे, पासिंग मार्क्स आपके ईजिली बन जाएंगे। तो क्या करके जाना है वाइवा के लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अरेंजमेंट याद करके जानी, सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स की, बस इतना बहुत है। अब ऑस्पी में आपके पास जो मोस्ट कॉमन लॉज है ना, ये आती हैं, ये हर साल पड़ी हुई होती हैं, हमने देखा है। बस इनके ग्राफ डिफरेंट उठा लेते हैं वो। तो ऑस्पी में आपके पास कौन से स्टेशन होंगे, एक रेजिस्टेंस का होगा, एक जूल्स लॉ होगी, एक थर्मोकपल, एक स्नेल्स लॉ, एक जोल्स लॉ, एक सिंपल पेंडुलम। अभी जो रेजिस्टेंस है ना, ये समटाइम्स आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं और समटाइम्स ऑप्शन में देते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स होते हैं लाजमी, तो इनके पढ़ के जाना इनको जो है बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कि वो पूछेंगे क्या और आपने बताना है क्या है। तो सिंपली जब आपसे पूछेंगे बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, थोड़ा सा डिफाइन कर दो, तो आपने एक बात कहनी है कि मैम इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज ऑफ रेस्ट। इससे ज़्यादा नहीं बोलना। जब वो पूछेंगे कि बेटा इसके चार्ज की स्टोरेज का कुछ पता है आपको, तो आपने कहना है कि इट रिफर्स टू द चार्ज स्टोरेज एट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो चार्ज होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। इसके कॉमन एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं। एक तो ये कि जब अपने सर के ऊपर बलून को रगड़ते हैं, फूले हुए गुब्बारे को रगड़ते हैं, तो और जब उसको उठाते हैं अपने बालों से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, तो आपके बाल भी उस गुब्बारे के साथ जा रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको। एक ये हो गई। दूसरी एग्जांपल ये हो गई, जब आप अपने बालों को कंघा करते हैं और ज़्यादा देर तक कंघा करते रहें और उसके बाद जब कंघे को बालों से दूर लेके जाएं, तो आपके बाल उसकी तरफ चिपकने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि दोनों सरफेस के ऊपर जो है वो चार्जेस जो है वो जमा हो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद दैट इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। इसमें हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ये डील करते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस हैं आपस के, उसके अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बताना, अगर बताएंगे तो सवाल में से सवाल निकलेगा और आपका जो 3 मिनट का टाइम है वो आपको 300 मिनट का लगने लग जाएगा। तीसरा सवाल है, अभी तक हम वाइवा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेटा आपको पता है इसकी जो साइन है वो हम कौन सा यूज़ करते थे बेटा, इसका साइन यूज़ करते हैं हम म्यू। अब रेयर और डेंसर क्या होता है, इसमें हम ये जान रहे होते हैं कि इसमें अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, कि जब आपकी लाइट जब फ्लो करती है, आप देखेंगे कि जब आपकी लाइट हवा में फ्लो करती है तो सीधी आसमान से ज़मीन पर आके लगती है, लेकिन जब वही लाइट पानी में से ट्रैवल करेगी या किसी शीशे में से ट्रैवल करेगी, तो जो उसका एंगल होगा ना आने का, वो सीधी की जगह थोड़ी सी टेढ़ी, ऐसे टेढ़ी कुबड़ी होकर आएगी। वो जो चेंज आता है ना इसके अंदर, वो इसकी स्पीड को भी कम कर देता है। यानी जो रेयर क्या कहना चाहिए कि मीडियम है, जो रेयर मीडियम है, जैसा कि आपकी हवा हो गई, तो उसके अंदर स्पीड, लाइट की स्पीड जो है वो तेज़ रहती है, क्योंकि उसके अंदर उसको रुकावट वाली कोई चीज़ नहीं होती। जबकि जो डेंसर मीडियम है ना, उसके अंदर लाइट की स्पीड जो है स्लो होती है। तो हम क्या लिखते हैं, रेयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, डेंसर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट स्लो। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफाइंड बाय डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ विच द मीडियम इज़ हाउ मच डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं, अभी तो हमने ऐसे ही बोल दिया ना कि हवा जो है वो रेयर होती है और पानी जो है वो डेंसर होता है। तो पानी के अलावा भी और बहुत सारे मीडियम होते हैं, ग्लास हो गया, शीशे का ग्लास हो गया, और बहुत सारे और मज़ीद मीडियम्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट फ्लो जो है वो कर सकती है। अब वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी ये डिपेंड करता है कि जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा मोटा है, डेंस है, गहरा है। तो हम रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या करते हैं कि मीडियम जितना ज़्यादा डेंस है ना, वो मालूम करके वैल्यू निकाल लेते हैं कि इतना ज़्यादा मीडियम डेंस था और नॉर्मल वैल्यू ये थी,
जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था नॉर्मल, और जब जैसे ही ये डेंसर मीडियम पे गया तो ये इस मीडियम पे इतना मुड़ गया, इस मीडियम पे इतने चेंज आ गए, इतनी मीडियम पे इस मीडियम पे इतना एंगल बन गया। तो उसको हम कहते हैं कि भाई हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड निकाल लिया। अब ठीक है, जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। म्यू हमने क्या पढ़ा था, म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ही तब, एंगल चेंज ही जब होगा जब आपका जो मीडियम है वो ज़्यादा गहरा होगा। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू, म्यू मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ी। डेंसिटी बढ़ी तो वेलोसिटी कम हो गई, किसकी, लाइट की स्पीड कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई थी, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो हो गई। ये सारी बात जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो यानी इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, इतनी सी बात है। इसमें अब हमने जो थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है कि इसका जो म्यू का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे चार्ट बना लिए ना, कि किसी में जो है वो मीडियम ज़्यादा डेंस है, किसी में कम डेंस है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। किसी में इसकी स्पीड कुछ और है तो उसको लिखेंगे v1, किसी में इसकी स्पीड कुछ और तो उसको लिखेंगे v2। तो उसको अगर आपने म्यू निकालना है तो इन दोनों को साथ रख के और इनको अपॉन में रख देंगे तो आपके पास जो है म्यू की वैल्यू आ जाएगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी सेकंड की आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तो आपको फर्स्ट का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रही है। इस तरीके से अगर आपको थर्ड की निकालनी है तो आपको सेकंड और फर्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रही है। अच्छा, इतनी गहराई में वो जाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोलूँ कि ये इतना थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चलेगा। v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्पीड ऑफ लाइट। अब v हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास जो मीडियम है वो है एयर, v इज इक्वल टू एयर, और दूसरा हमारे पास मीडियम है ग्लास। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो मीडियम है, कौन सी रिस्पेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा गहरा है। तो हमारे पास जो वो वैल्यू देगा कि वी जो है फॉर एग्जांपल 3 × 10⁻8 ms, और ये है ग्लास के हमारे पास जो है 2 × 10 इन 10⁻8। ठीक है, ये हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 10⁻8। ठीक है, तो एयर का उन्होंने हमें 3 दिया, ग्लास का उन्होंने हमें दिया 2। तो हमने क्या पढ़ना है कि म्यू ग्लास का जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है, म्यू यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमने वैल्यू पढ़ी थी वो पढ़ी थी, जो हमने वो साइन पढ़ा था वो पढ़ा था म्यू। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं कि म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वी ए यानी यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वी ए, ये वाला है वी ए एयर। तो म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू एयर की यानी एयर की जो डेंसिटी। ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वी ए, म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू वी जी। अब हमने इसको ऐसे लेके जाना था, ऐसे ऐसे हमने उल्टा रखना है इसको, ऑपोजिट रखना है इसको। ठीक है, अब इसको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की इतनी है और ग्लास की इतनी है। हमने ऊपर नीचे इनको रख दिया। अब हमने मालूम करना है म्यू, तो हमने म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ एयर साइड पे रखा, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो हमारे पास क्या होता है कि इनको हमने साथ साथ रखा, ये वैल्यू उतार कर हमने साथ साथ रख दी, ये आपस में कट गए, ये हमारे पास बचा। तो 3/2 हमारे पास एयर और म्यू जी आ गया। यानी कि ग्लास के मुकाबले में एयर जो है वो कितनी रेयर है और एयर के मुकाबले में ग्लास जो है वो कितना थिक है, यानी उसकी कितनी ज़्यादा थिकनेस है और कितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। तो इसका हमारे पास रेशो मिला 3/2। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बना 1.5। यानी एयर के अंदर अगर एयर जो है वो 3 इसका जो है नंबर है, रेयर एग्जांपल दे रहे रेयरेंस का, तो जो सॉरी अगर हमारे पास जो एयर का जो है वो 1.5 है, कि उसके अंदर जो एंगल जो बन रहा है इंसिडेंस का वो इस पे बन रहा है। तो क्योंकि ग्लास थिक है तो उसका कितना होगा, तो उसका जो हमारे पास ये निकला 3। यानी हमारे पास जो रेयर का जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल होता है, और जो डेंस होता है ना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा गहरा होता है, उसमें जो है हमारे पास एंगल बढ़ जाता है। बस इसमें ये वाली बात पूछते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इसमें बस स्नेल्स लॉ के बस क्या बना हुआ होगा, इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना हुआ होगा, उसमें ये बना हुआ होगा, पूछेंगे कि क्या है। इसको पहले आपने नेम करना होगा, नेम द ग्राफ। तो आपने बोलना है कि स्नेल्स लॉ या फिर डिफ्रैक्शन फिनोमेना। स्नेल्स लॉ और डिफ्रैक्शन फिनोमेना बोल दिया, बात समझ में आ जाएगी। भाई इसमें क्या होता है, इसमें इसी चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है कि इसमें क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स
and it bent while going toward the normal which is perpendicular to surface। अब ये क्या कह रहा है कि जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती क्या है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करे और उस ट्रांसफ़र के दौरान वो बेंट हो जाए नॉर्मल से गहरे की तरफ जाते हुए, उसको हम कहते हैं कि भाई ये रिफ्रैक्शन हो गई है। ये किसकी लॉ थी? ये स्नेल भाई साहब की लॉ थी। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जब उसने देखा कि जो रेयर सरफेस था, हवा थी, उस पर तो जो है वो लाइट इस तरीके से ट्रेवल करी थी, तो ये इसका क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ से आने के बाद जब ये यहाँ पर पहुँची डेंसर सरफेस के पास, तो इसने एंगल अपना बदल लिया और ये सीधी चली गई। अब ये जो यूं करके यहाँ से यूं आ रही थी और यहाँ आ गई, ये जो इतना चेंज आया है, इसमें कोई तो एंगल बनेगा। तो अब हम यहाँ पे से एक सीधी लकीर लेकर जाएंगे डी की मदद से, ऐसे ऐसे, और एक एंगल यहाँ पे मालूम करेंगे क्या बन रहा था पहले नॉर्मल, और एक एंगल यहाँ पे मालूम करेंगे। तो ये जो दो एंगल आपस बन जाएंगे, ये V1 बन जाएगा, ये V2 बन जाएगा। हम इसमें फ़र्क देखेंगे। अब इसका जो फ़र्क होगा ना, उससे हमें पता चलेगा कि ये जो रीजन था, ये जो सरफेस थी, ये कितनी डेंस थी। सही है। अब इसको जब उन्होंने चेक किया, हर एक सरफेस पे चेक किया कि ज़्यादा डेंसर सरफेस पे भी चेक किया, कम डेंसर सरफेस पे भी चेक किया, मतलब रेयर से तो डेंस ही थे जो भी सरफेस थे। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने एक बात देखी, स्नेल साहब ने, उन्होंने ये बोला कि जो एस साइन आई है और जो साइन आर है वो कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे कितना भी डेंसर सरफेस लें। मतलब यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ जो रेशो है, जो द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो एंगल ऑफ जो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो साइन ऑफ इंसिडेंस है वो जो है वो सेम रहेंगे। यानी कि आपका सरफेस नीचे वाला कितना भी मर्जी डेंसर हो, जब तक ऊपर वाला जो है वो रेयर सरफेस जो हवा है, जो बगैर किसी रुकावट के है, वो नॉर्मल रहेगी तब तक। जब आपकी एयर जब ट्रांसफ़र लाइट जब ट्रांसफ़र करती हुई आएगी नीचे, तो उसका एंगल नहीं बदलेगा। एंगल बदलेगा जब आपका नीचे वाला सरफेस यानी डेंसर सरफेस जो है वो चेंज होगा। तो आपका डेंसर सरफेस जो भी हो, रेयर सरफेस पे इसका कोई असर नहीं होगा। जब रेयर सरफेस चेंज ही नहीं होती तो उसका फिर असर होना बनता भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने इसलिए प्रपोज किया क्योंकि उस टाइम पे लोग फिर इसको अलग से कैलकुलेट करते थे। तो यानी जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो कोई भी डेंसर सरफेस हो वो सेम ही रहेगा, और जो इसका एंगल ऑफ ये वाला जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी सेम रहेगा। यानी ये एक हद तक जब तक ये रिफ्रैक्ट बैक करे डेंस सरफेस में जाए, तब तक इसकी दो चीज़ें सेम रहेंगी। एक तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल से आके पड़ रही है ज़मीन पे या जिस भी चीज़ पे, और दूसरा ये बेंड होने से पहले पहले जिस एरिया पे रुकेगी ना सीधी रहेगी। यानी ये पॉइंट है जहाँ पे ये बेंड अभी तक नहीं हुई है, इसके बाद ये बेंड होगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है वो कोई भी आप रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ले आए उसमें जो है वो सेम होंगे। ठीक है, जब तक मीडियम सेम है। कौन सा मीडियम? रेयर सरफेस सेम है। तो इनकी ये लॉ क्या आती है? स्नेल्स लॉ इज़ साइन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंटिल द मीडियम इज सेम। जब तक रेयर सरफेस का मीडियम सेम रहेगा, आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो सेम रहेगा। ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी होगी, नहीं तो आपने लिखनी होगी। ये आपका मेडिकल फिजिक्स का जो है वो ऑस्पी चल रही है। अब पूछेंगे थर्मोकपल क्या होता है। ठीक है, वो लिखने में पूछ लेते हैं। अगर आप जैसे 3-3 मिनट का गैप होता है ना, तो अगर आप एंड में आ रहे हैं तो वो बोर हो जाती है ना पूछ पूछ के एक ही सवाल, तो क्या करती हैं आपसे आपकी जो फाइल होती है उसको वो ले लेती हैं, पूछती हैं, देखती हैं आपने क्या लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी सवाल कर लेती हैं। तो आना चाहिए आपको। अगर बोलने में नहीं आ रहा तो लिखने में आना चाहिए, और ये चीज़ लिखने में आती है। पूछें व्हाट इज़ थर्मोकपल, बस इतना सा। इतनी गहराई में मत चले जाना कि हाइपर हो जाओ। थर्मोकपल, कपल इन दो चीज़ें, थर्मो मतलब हीट का। थर्मोकपल इज़ अ काइंड ऑफ टेम्परेचर सेंसर। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरर नहीं होता कि इससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, नहीं। ये टेम्परेचर सेंस करता है कि बढ़ कहाँ पे रहा है और घट कहाँ पे रहा है। इट्स अ टेम्परेचर सेंसर विच वी यूज़ टू मेजर टेम्परेचर। इस सेंसर की मदद से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसमें सीबैक इफेक्ट एक चीज़ होती है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है कि जब दो डिफरेंट काइंड की वायर जो है वो एक साथ जंक्शन कर दी जाएँ या कनेक्ट कर दी जाएँ, और एक को हम जो है वो गर्म रख कर दें और एक को ऐसे ही छोड़ दें जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर था, तो उसकी वायर के अंदर एक हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसको हम बोलेंगे सीबैक इफेक्ट। अब थर्मोकपल बनने हुए किस चीज़ से होते हैं? थर्मोकपल इज मेड अप ऑफ 2 वायर ऑफ डिफरेंट मेटल्स जॉइन टुगेदर। दो वायर हो डिफरेंट मेटल्स की एक साथ जुड़ी हुई हो तो हमारे पास थर्मोकपल बन जाता है। थर्मोकपल्स के हमारे पास कितनी टाइप होती हैं? 4 टाइप होती हैं। JK ET, JK ET जैकेट से याद कर लें। JK ET जो जे टाइप होती है ये 0 से लेकर 750 सेंटीग्रेड तक जो है वो आपको टेम्परेचर बता सकती है कि कितना बढ़ गया है कितना घट गया है। ठीक है, यानी ये इसकी रेंज होती है। और इसके अंदर आपस कौन से मेटल यूज़ होते हैं? एक तरफ हमने बोला ना दो डिफरेंट काइंड ऑफ वायर यूज़ हो रही होती हैं,
तो एक तरफ आयरन यूज़ होता है, एक तरफ इसके अंदर कॉन्स्टेंटेटन यूज़ हो रहा होता है, कंस्टेंटन यूज़ हो रहा है। अब जो के होता है उसके अंदर -200 से लेके 1250 सेल्सियस तक की टेम्परेचर को ये आपको सेंस करके दे सकता है। और इसके अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं 2 मेटल, वो होते हैं निकल क्रोमियम और निकल एल्यूमिनियम। तीसरा होता है ई वाला, ठीक है। तो ई वाले के अंदर आप -200 से 900 सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो सेंस कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपके पास निकल, एक तरफ एक निकल क्रोनियम होता है और दूसरी तरफ निकल कॉन्स्टेंटेनन होता है। और जो टी वाला होता है वो -250 से लेके -350 तक आपको टेम्परेचर सेंस करके दे सकता है। इसके अंदर हमारे पास एक साइड पे कॉपर, एक साइड पे कॉन्स्टेंटेनन होता है। और ये आपका वाइवा भी हो गया। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हमने सारी करनी है, अदरवाइज़ जो है वो फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गई। ये सारे पर स्टेशन होते हैं, 7 रिटर्न के स्टेशन होते हैं, 7 और 2 आपको जिसमें ना बातें करनी होती है उनसे, इन्हीं यानी वाइवा। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। इससे ज़्यादा नहीं बोलना, बोलेंगे तो आपकी गलती, आप फंसेंगे, मैं नहीं जानती, ठीक है। रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल और सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ये हो गया रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम। अब ओहम भाई साहब ने क्या बताया था? जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो उतना कम होगा। हाँ, बस 2 टाइप की रेजिस्टेंस होती हैं, एक फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल होती है। वेरिएबल जो हमारे घर के पंखे में लगी हुई होती है, जिससे हम रेजिस्टेंस बढ़ा के और घटा के पंखे की स्पीड कम कर रहे होते हैं। इसकी 3 क्लासिफिकेशन होती है, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस। इससे ज़्यादा आपको मेडिकल फिजिक्स के बारे के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। इन सीरीज़ कनेक्शन चार्ज, अच्छा सीरीज़ कनेक्ट जो हमने बताया था कि वो जो बुला के पूछते ना कि लगा के दिखाओ, आपके पास वो 3 कैपेसिटर रखे होंगे, उनको एक साथ ऐसे 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 लगा देना, बोलना भाई ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा, बोलेंगे इसका नुकसान क्या, बोलना अगर अगर C1 बंद हो गया ना तो बाकी 2 का भी चार्ज जो है वो आना, वोल्टेज आना बंद हो जाती है, तो ये इसका नुकसान है। और एक नुकसान इसका ये है कि इसका जो है चार्ज ड्रॉप होता है, ठीक हो गया, ख़त्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको अगर हमने वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, V=V1 + V2 + V3, जिससे आपकी मेन वोल्टेज जो यहाँ पर मिलेगी ना वो आपको मिल जाएगी। ज़्यादा मत घुसना, वो पूछेंगे तो घुसना, अदरवाइज़ नहीं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि आप जो है वो एक के यहाँ पे साथ साथ लगाया था, यहाँ पे जिस तरह बहन भाई होते हैं, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा, यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो चार्ज होता है वो सब में सेम नहीं होता, इसमें सब में चार्ज जो है सेम होता है, इसमें चार्ज जो है वो सेम नहीं होता। और इसके अंदर जो चार्ज ड्रॉप होता है वो मतलब इतना ज़्यादा चार्ज वो ड्रॉप नहीं होता, ठीक है, चार्ज ड्रॉप नहीं होता इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि अगर आपका C1 ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो बाकी सबके कनेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो है ना ये नॉर्मल अपना काम करते रहते हैं, कैपेसिटी इसको मिलती रहती है। अब ये आखिरी चीज़, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, इतनी सी बात समझ लें कि जूल्स ने कहा था कि जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जब हमें रोशनी देता है तो रोशनी के साथ साथ वो गर्म भी हो जाता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। हमने देखा होगा बहुत सी कैंटीन में सैंडविचेस को गर्म रखने के लिए उन्होंने बल्ब लगाया हुआ होता है मिरर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अपने सैंडविचेस रखे हुए होते हैं। तो यानी जूल्स का ये कहना था कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपने किसी दूसरे काम के लिए, जैसे आपने आयरन में यूज़ किया, तो आयरन आपके कपड़े तो प्रेस करती है पर साथ में वो गर्म भी हो जाती है। जब आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब आपको रोशनी तो देता है, लेकिन हमने उसको गर्म होने के लिए थोड़ी जलाया था, हमने तो सिर्फ रोशनी के लिए जलाया था, वो गर्म भी हो गया साथ में, तो वो गर्म भी हो जाता है। तो इसके जूल्स की लॉ ये थी कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर फॉर टाइम, द हीट प्रोड्यूसेस इन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड H इज इक्वल टू I2 RT। अब ये समझा देती हूँ ये रजिस्टर वाली क्या बात है इसमें। तो इसने ये बोला कि जब आप नॉर्मल किसी चीज़ से हीट गुजारेंगे ना, कि बल्ब जलाया और बटन ऑन किया, बल्ब जल गया, तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर रजिस्टर पड़ा हुआ हो, यानी उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर रजिस्टर पड़ा हुआ हो, जो उसकी हीट को ज़ाया करने में लगा पड़ा हो, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया करने में लगा पड़ा हो, तो वो रजिस्टर जो है वो कॉज करता है हीट को। यानी हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जिसके अंदर रजिस्टर मौजूद हो, रजिस्टर लगा हुआ हो, सिर्फ उसमें ही हीट प्रोड्यूस होती है। ये इसकी लॉ थी। इसके अंदर जब आपसे एग्जांपल मांगेंगे तो आपने इस्त्री की और बल्ब की एग्जांपल दे देनी है, एंड दैट्स इट। ये आपका मेडिकल फिजिक्स का वाइवा ऑस्पी ख़त्म है। ये करके जाएंगे, पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। पूरे इंटरनेट पर मैंने सर्च किया था, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला था। तो मेरे फ्रेंड जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार इसका बता दें, तो मैंने सोचा कि ये बना देती हूँ। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और मज़ीद कुछ पूछना हो, इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो मेरे पास मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको जो है उसका दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।